वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था जेडीज़ किसी भी ब्रांच में ऑपरेशनल मैनेजर या बैंकिंग सर्विसेज मैनेजर या एक और डेजिग्नेशन से पुकारा जाता है ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर, बॉम। तो जेडीज़ हमने स्टार्ट की थी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि उसे लुक आफ्टर करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसकी क्लैरिटी है वो वाज़े तौर पे उसे पता हो कि मैंने प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें कस्टमर को बतानी हैं, और जी उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि इस प्रोडक्ट में लागू हैं। आगे हम चलते हैं इस वीडियो में बीएसएम की जो बाकी जेडीज़ हैं। लास्ट मैंने टॉपिक ख़त्म किया था लॉकर मैनेजमेंट या लॉकर इशुएंस और फिर उसके बाद जो क्लाइंट विजिट्स करते हैं अपने लॉकर यूज़ करने के लिए, उसका रिकॉर्ड हमें बड़ा प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है। मैक्सिमम ब्रांचेस में जो होती हैं बैंकों की, उसमें सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से मैनुअल रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो उसका रिकॉर्ड विज़िट टाइमिंग और जी एक अथॉराइजेशन ऑफिसर जो है वो साइन करता है डेट एंड टाइम के ऊपर, और कस्टमर के साइन भी लेता है। ये चीज़ याद रखें कि लॉकर में भी छोटे छोटे इश्यूज पैदा होते हैं कि अगर क्लाइंट की डेथ हो गई है तो देन लॉकर के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ज़ाहिर बात है कि सक्सेशन जो बनता है उसके जो लीगल हायर्स हैं, हमारे पास वो कोर्ट की तरफ से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लाएंगे जिसमें मुकम्मल डिटेल होगी लॉकर्स के मतलब या अकाउंट के मतलब कि आया कि इनके एफआरसी जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि उनके कितने फैमिली मेम्बरान हैं, और कोर्ट ने या नादरा ने किस को ऑथराइज़ किया है कि वो बंदा हक रखता है अपने अगर अकाउंट से रिलेटेड बैलेंसेस है तो उसको लेने का, और अगर तमाम में शरीयत के मुताबिक उसने डिसीजन लिया है कि हिस्से डिवाइड कर दिए जाएं तो देन हम उस तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन आफ्टर जो हमारा एक किसी भी बैंक में अलग अलग किस्म का प्रोसीजर होता है उसकी अप्रूवल का, वो अप्रूवल होने के बाद हम इस तरफ आते हैं। अगर लॉकर का दिया जाए तो लॉकर ओपन करने के लिए पहले कोर्ट का एक बंदा जो कि डेजिग्नेट किया जाता है, और उसका विज़िट किस दिन होना है, कितने बजे होना है, ये ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया जाता है किसी भी बैंक की ब्रांच को। फिर बैंक अपने तौर पे उस ब्रांच का जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो, और उनका जो भी कंट्रोलिंग ऑफिस है, चाहे वो एरिया ऑफिस है या रीजनल ऑफिस है या ग्रुप ऑफिस है, जो भी उस ब्रांच को उस वक्त कंट्रोल कर रहा होता है, उससे भी कोई एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर तैनात होता है इस मरहल को कंप्लीट करने के लिए। और लॉकर में मौजूद जितने भी आइटम्स हैं, ये जो 4-5 लोग, एक उनका लीगल हायर की तरफ से और बैंक का उस ब्रांच का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर और बैक ऑफिस का और अदालत का, इनकी मौजूदगी में लॉकर में मौजूद तमाम चीज़ों की लिस्ट बना दी जाती है। और ये तकरीबन कोई 4 लिस्टें बनती हैं जो कि एक कोर्ट में और एक उस लॉकर के अंदर रखी जाती है, एक ब्रांच अपने रिकॉर्ड में रखती है और एक उनके कंट्रोलिंग ऑफिस में दी जाती है। तो ये लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद फिर कोर्ट का एक फ़ाइनल डिसीजन आता है कि जी ठीक है, अब ये जो भी चीज़ें या जो भी हमें उस लॉकर में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आप इस साहब को या इस लीगल हायर को दे दी जाए। ये तो हैं लॉकर से रिलेटेड छोटे छोटे इश्यूज जो ब्रांच फेस कर रही होती है। आगे हम चलते हैं क्लेयरिंग।
ज़ाहिर बात है, लास्ट मैंने अपने BSOs की वीडियोस में बताया था कि क्लेविंग जो है वो इनपुटिंग किसी भी बैंकिंग ऑफिसर के पास होती है, लेकिन उसकी अथॉराइजेशन जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर या BSM के पास होती है। और इसमें क्लेविंग में मैंने आपको बताया था कि क्लेविंग 3-4 किस्म की होती है, जिसमें लोकल क्लेविंग है, इंटरसिटी क्लेविंग है, OBC है, IBC है, अगर फॉरेन करेंसी है तो FOBC या IFBC। तो लोकल क्लियरिंग की भी ज़ाहिर बात है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें बैंकिंग मैनुअल के मुताबिक चीज़ें लेके चलनी होती है। इनकी अलग अलग स्टैंपिंग और जी प्रॉपर स्टैंपिंग होना, फिर उसको कवर जो पेज है वो लगाना, उसके ऊपर अमाउंट टैली करना, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट टैली करना, ये चीज़ें भी हमें बड़ी देखभाल के साथ चलनी पड़ती हैं। और जब क्लेविंग रियलाइज़ होती है तो उस वक्त हमें अमाउंट देखभाल के और बड़े ही एहतियात के साथ रियलाइज़ करनी पड़ती है। और सम टाइम अगर कोई चेक रिटर्न हुआ है और मेमो लगा हुआ है, उसका अंदाज अपने पास रिकॉर्ड में करना, सिस्टम के अलावा अपने पास फिज़िकली जो हमारा चेक रिटर्न रजिस्टर होता है उसमें भी हमें वो मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि जो चेक रिटर्न्स होते हैं उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि क्लाइंट अदालत के मरहल से गुज़रने लगते हैं या गुज़रने वाले होते हैं, तो उसमें ये रिटर्न चेक ही होता है जिस पे बहस की जाती है और जी उस मुतलका ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर को गवाही के तौर पे वहाँ ब्रांच से अदालत में रजू किया जाता है कि अब होता यहाँ ये है कि मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनके जो ऑपरेशन मैनेजर हैं, जब कभी भी कोई समन आता है अदालत की तरफ से, तो ऑपरेशन मैनेजर खौफज़दा हो जाता है कि पता नहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि उनके कैरियर पे धब्बा ना लगा दे या उनके कैरियर को स्पॉइल ना कर दे या उनके कैरियर को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी कोई बात नहीं होती। इंसाफ का कटाया हर जगह हमारे साथ होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि मैंने आपको बताया कि चेक जब रिटर्न होता है उसका अंदाज हमें देखभाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लीगल इश्यूज होते हैं उस चेक के साथ या कोई लिटिगेशन मैटर होता है, तो उसमें यही चीज़ें जो आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यही चीज़ें हमें आगे बतानी पड़ती हैं। क्योंकि अदालत में जो वकला हज़रात हैं वो कभी भी आपको बोलने का मौका नहीं देते। आपको जस्ट यस या नो में जवाब देना पड़ता है। आप जब भी वहाँ पे एज ए गवाही के तौर पे जाते हैं तो वकील आपसे यही पूछेगा कि जी ये चेक आपकी बैंक का है, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। उसमें आप आर्गू नहीं कर सकते, अपने कमेंट्स पास नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़ाहिर बात है मुलाजिम बंदा मुलाजिम ही होता है। तो लेकिन अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है और जी हमने सही मेंटेन किया हुआ है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं की हुई और हमने अकॉर्डिंग टू बैंकिंग पॉलिसीज़ के मुताबिक चीज़ें लेके चले हैं, तो हमें किस चीज़ का घबराना। तो ज़ाहिर बात है दो पार्टीज़ का आपस का मसला है, तो वो अदालत के थ्रू फैसला करवाने आए हैं, तो अदालत जाने और वो पार्टीज़ जाने। हमने तो जस्ट एज ए गवाही देनी है कि जी हाँ ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे बैंक का है, बैंक की स्टैम्प्स और जी सिग्नेचर वेरिफिकेशन स्टैम्प और कोई ऐसी चीज़ें जो वकला पूछते हैं उसका वही चीज़ कि हाँ या ना में जवाब होता है। तो ये तो है चेक रिटर्न्स के ऊपर जो चीज़ें छोटी छोटी मैंने आपको बताई। अगली जो एक जेडी है वो है इंस्ट्रूमेंट इशुएंस की। अब मैंने आपको बताया था BSO की वीडियो में कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जिसमें पेमेंट ऑर्डर है जिसे PO कहते हैं, CDR, फिर उसके बाद DD। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये भी एक किसी भी जगह जहाँ पे हम चेक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सेल परचेज़ जहाँ पे भी हो रही होती है तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बहुत कारआमद होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे बिज़नेस लेन देन हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी चंद एक चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वो ये कि इसके इश्योरेंस का जो रिकॉर्ड है, जो फॉर्म होता है इसका, वो प्रॉपर फिलअप हो, जिस पे एप्लीकेंट की डिटेल और बेनिफिशियरी की डिटेल वो भी वाज़े तौर पे देख ली जाए कि सही मेंशन की गई है कि नहीं की गई। फिर सिस्टम में जो फीडिंग है वो भी सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो फॉर्म पे क्लाइंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हो। अब इंस्ट्रूमेंट आपने इशू कर दिया, उसके बाद दो तरह के इश्यूज होते हैं या तीन तरह के भी हो सकते हैं। एक तो पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या तो वो पेमेंट लेने आया है अगर उसके नाम का किसी दूसरे क्लाइंट ने उसे दिया है, या कैंसलेशन का होता है कि अगर उसने कोई लेन देन करना था या कोई टेंडर में देना था, वो टेंडर उसको इशू नहीं हुआ, अब वो उस महकमे से रियलाइज़ का ले आता है स्टैम्प लगवा के, तो हमें वापस कैंसिल करके उसके अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं। तीसरा होता है डुप्लीकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अगर कभी क्लाइंट से वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए तो उसमें भी बैंक अपने प्रोसीजर के मुताबिक, हर बैंक जो है उसकी अपनी अपनी प्रोसीजर है, उसके तहत भी वो डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। तो डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट में वही चीज़ कि मैंने आपको लास्ट अपने BSO की वीडियो में भी बताई थी कि FIR का लाजमी चेक कर लें कि वो दर्ज है कि नहीं है। अपने कस्टमर की तरफ से एप्लीकेशन, FIR और जो बैंक के अपने प्रोसीजर्स के आगे करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, केस को फॉरवर्ड करने के लिए जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं या नेक्स्चर्स हैं उनको प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। और देन ये केस फॉरवर्ड होने के बाद अप्रूव्ड होता है। कुछ बैंकों में बाकायदा तौर पे इसका सर्कुलर जारी किया जाता है या कोई इंटीमेशन होती है, मेल चलती है उनकी तमाम ब्रांचेस में, और कुछ में उनके कंट्रोलिंग ऑफिस से ही वो चीज़ वेरीफाई होने के बाद जो पहले इशू हुआ था इंस्ट्रूमेंट जो गुम हो चुका है या थेफ्ट हो चुका है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और नया डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया जाता है। तो आज ये हम चंद चीज़ें जो हमने समझी हैं, जिसमें लॉकर्स को थोड़ा सा डिटेल से किया, क्लेविंग को किया, फिर क्लेविंग के बाद चेक जो रिटर्न होते हैं उन पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, और देन हमने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा जाना कि इंस्ट्रूमेंट किस तरह से इशू होते हैं और कितने तरह के होते हैं, उसमें वापस कैसे पेमेंट ली जाती है, और जी कैंसलेशन कैसे होते हैं और डुप्लीकेट कैसे इशू होते हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में भी हम हाजिर होते हैं आपको इसका फाइनल टच देने के लिए कि BSMC और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को कोशिश करें कि सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से जो लोग बैंक्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और बैंक के ऑपरेशंस को जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट, आपके भाई, आपके दोस्त या आपके दोस्त के जो जानने वाले हैं जो बैंकिंग की तरफ आना चाहते हैं, या वो स्टडी कर रहे हैं कॉमर्स की, या इस फील्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस देखें और उनको मेरा लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और क्या क्या वर्किंग होती है, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसी होती है, और एक अच्छा बैंकर कैसे बना जा सकता है। इंशाल्लाह तमाम तफसीलात आपको मेरी तमाम वीडियोस में मिलेंगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।